हाँ तो नमस्ते जी। अगर आप 17 फरवरी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। गारंटी है इसी में से ऑब्जेक्टिव 2026 के पेपर में आएगा। ये 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में चुन चुन कर लाया हूं जो सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में छपेगा 17 तारीख के। काहे ना आप प्रथम पाली के पेपर दे रहे हैं या द्वितीय पाली के पेपर दे रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो भाई साहब इस ऑब्जेक्टिव को रट जाइए, आप पेपर देने जाइए, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव लड़ेगा 2026 के पेपर में। आज आप लोग क्या करिएगा, वीडियो पूरा अंत तक देखना है। ये ना तो आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़कर नहीं जाना है, ना तो अब ही चले जाइए। आज का ये वीडियो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये 100 ऑब्जेक्टिव रामबाण ऑब्जेक्टिव है, सीधे परीक्षा में लड़ेगा। तो आज वीडियो देखना है तो पूरा अंत तक देखिए, न तो भाई हाथ जोड़ी निवेदन है तो कृपया करके चले जाइए, है ना। तो देख रहे हैं तो पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, और तब पेपर में नहीं लड़िएगा तब कहिएगा। और एक बात, यदि चैनल पर नए हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को क्या कर ले, लाइक करके कमेंट में बताइएगा जब पेपर दिखाइएगा तो आपको कितना ऑब्जेक्टिव इस 100 ऑब्जेक्टिव में से पेपर में लड़ा। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाली है, 30 से 40 मिनट के ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो आपको पूरा अंत तक देख कर जाना है, आधा अधूरा वीडियो नहीं, आज पूरा अंत तक देख कर जाना है। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहिलका पेपर में रहेगा ही रहेगा, इसे नोट कर लीजिए, क का उच्चारण स्थान का होता है। तो बाबू याद रखिएगा, क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। लोटा शब्द है, लोटा शब्द कौन सा है, पगुरी शब्द कौन सा है, तो ये सब मैं देसी भाषा है इसीलिए हो जाएगा देसेज। पूछ देगा वाटर, तो वाटर कौन शब्द है, तो आप कहिएगा विदेशी, इसीलिए हो जाएगा विदेशी। अगला याद रखिएगा, कारक कितने भेद होते हैं, कारक के कुल कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा बाबू, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव आपको पहले वाला मिलेगा और कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें नया नया एडजस्ट किया गया है। ठीक है, तो आइए देखिए, कारक कितने होते हैं, 8। दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा बाबू, दही सिर पर धकर बेचा जाता है, इसीलिए हो जाएंगे इनका श्री नवास। मंगमा क्या बेचती थी 2026 के लिए, MVVI सवाल गारंटी है पेपर में रहेगा। तो मंगमा याद रखिएगा बाबू, दही बेचती थी। इस सवाल को भी, ये दोनों सवाल में से एक सवाल अवश्य पेपर में रहेगा 2026 के पेपर में। दही वाली महंगामा कहानी किस भाषा में अनुवादित है, तो याद रखिएगा, दही वाली मंगामा कन्नड़ भाषा में अनुवादित है। सवाल लगा लीजिए 2026 के पेपर में, प्रत्यय उपसर्ग, प्रत्यय पूछेगा 2 नंबर के, उपसर्ग पूछेगा 2 नंबर के, 4 नंबर पक्का करके जाइए। देखिए प्रत्यय कैसे बनता है, झोला बोलिए, लास्ट में क्या रहा है, आ, झोला, तो लास्ट में आ रहा है, इसीलिए हो जाएगा प्रत्यय। और जो शुरू में आता है वो क्या हो जाता है, उपसर्ग। अब देखिए, 20 के दांत पाठ की विद्या है, आखिर 20 की दांत पाठ की कौन सी विद्या है, तो याद रखिएगा कहानी है। कौन सी है बाबू, याद रखिएगा कहानी है। चलिए, 20 की दांत दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कहाँ कौन है, तो याद रखिएगा बाबू, 20 के दांत 20 नली में पाया जाता है, इसीलिए इनका लेखक कौन हो जाएंगे, नलिम बिलोचन शर्मा। MVVI सवाल 2026 के पेपर में ये क्वेश्चन रहेगा, गारंटी है 100% लगा लीजिए। मैक्स मूलर ने
वर्ष की अवस्था में विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिए थे। मैक्स मुलर कितना वर्ष के थे तो संस्कृत पढ़ना विश्वविद्यालय में शुरू कर लिए थे? इस सवाल को भी यही लगा लीजिए। तो याद रखिएगा, जब ये 18 वर्ष के थे तो ये संस्कृत पढ़ना क्या कर दिए थे? शुरू कर दिए थे। 10 ठो ऑब्जेक्टिव में अभी तक आप कितना सही किए? 10 ठो ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही किए? आपका स्कोरिंग मार्क कैसा रहा? अवश्य हमें कमेंट में बताइएगा। आज बाबू यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं इसी में से ऑब्जेक्टिव 2026 के पेपर में बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। आइए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं है इसे परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो याद रखिएगा, वारेन हटिंसन को मिला था। अगला सवाल देखिए, मेघदूत को जर्मनी में अनुवाद किसने किए थे? तो याद रखिएगा, मेघदूत को जर्मनी में अनुवाद मैक्स मुलर ने किए थे। कौन किए थे बाबू? मैक्स मुलर जी ने किए थे। 12 नगो ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। जो ऑब्जेक्टिव नहीं याद है आज याद कर लीजिएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखकर जाना है, आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाना है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर का क्वेश्चन देखिए, 2026 के पेपर में सीधे लड़ेगा। बहादुर, दिल बहादुर कहाँ के रहने वाला था? तो टक दे मार दीजिएगा नेपाल से। 2026 के लिए MVVI सवाल। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? तो याद रखिएगा, माँ के पास चली गई थी। क्वेश्चन घुमा कर पूछा किसने मारा? तो माँ के पास भैंस भागी भागी चल गई। तो याद रखिएगा, बहादुर मारे था। अगला याद रखिएगा, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकारक कौन है? तो याद रखिएगा, ढहते विश्वास कहानीकारक के 7 कोड़ी होता है। लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या था? अछूत। क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा, गांव के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, गुणनिधि था। मैं दोनों टाइप के ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं। चलिए ये सवाल देखिए, लक्ष्मी की पति का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, लक्ष्मी की पति का नाम था लक्ष्मण। क्या था बबुआ? लक्ष्मण था। इस सवाल को लगा लीजिए पेपर में 2026 के प्रथम पाली ना तो द्वितीय पाली में अवश्य रहेगा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह बात किसने कह दिए थे? तो याद रखिएगा, कालिदास ने कहे थे। किसने कहे थे बाबू? कालिदास ने कहे थे। इस सवाल को भी यही लगा लीजिए। सिकत का अर्थ है, सिकत का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, मोम होता है। क्या होता है बाबू? तो याद रखिएगा, मोम होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो याद रखिएगा, सरहद पाद है। 2026 के पेपर देने जा रहे हैं, ये सवाल नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है। प्रथम पाली चाहे द्वितीय पाली, ये पेपर अवश्य रहेगा। बिरजू कितने साल के था? तो बिरजू कितने साल के थे जब उनकी माता की मृत्यु हो गई? तो याद रखिएगा, जब बिरजू 9.5 साल का था तब उनकी माता के क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। जीत जीत मैं निखरता हूँ है, जीत जीत मैं निखरता हूँ, आखिर ये एक प्रकार की क्या है? तो याद रखिएगा बाबू, एक प्रकार की साक्षात्कार है। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? 2026 के लिए MVVI प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो याद रखिएगा बाबू, बिरजू महाराज वो कथक के थे। कैसा कवि थे? तो याद रखिएगा, वो कथक कवि थे। चलिए अगला सवाल देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू, पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था कब?
4 जनवरी 1938 को। कब हुआ था? 4 जनवरी 1938 को। यहाँ तक आकर 24 ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अवश्य बताइएगा आपको ऑब्जेक्टिव यदि सही हो रहा है तो बात मानिए आपका वहां पर भी सही होगा। यदि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सही नहीं कर पा रहे हैं तो बालक गड़बड़ी है। अभी ही इस ऑब्जेक्टिव को क्या करिए, रट मारिए। तो चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिरजू महाराज के संबंध था। तो याद रखिएगा बाबू, बिरजू महाराज के संबंध किस चीज से था? तो याद रखिएगा कथक नृत्य से। माँ कहानी के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं माँ हमारे लिए ईश्वर होती है, इसीलिए माँ कहानी के लेखक हो जाएंगे ईश्वर पलेटिकर। दही सिर पर धकर बेचा जाता है, इसीलिए श्रीनिवास। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? सात कोड़ी होता। अगला सवाल देखिए। मंगू का जन्म से ही थी। मंगू जन्म से का थी? तो याद रखिएगा पागल थी, गूंगी थी, ए और सी दोनों थी। ईश्वर प्रैक्टिकल किस भाषा के लेखक थे? तो याद रखिएगा ये गुजराती भाषा के लेखक थे। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बाबू मंगू की जो बड़ी बहन थी उनका नाम क्या था? याद रखिएगा कमू था। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? 2026 के पेपर में ये सवाल रहेगा बाबू। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण बेहोश पड़ी थी। इसके कौन सा रोग हुआ था? तो याद रखिएगा मेनिंजाइट रोग हुआ था। तो 30 ऑब्जेक्टिव आकर समाप्त हुआ। आइए बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। पपाती किस पर लेटी थी? तो देखिए क्वेश्चन आ गया स्ट्रेचर पर लेटी थी। कहानीकारक सुजाता का असली नाम क्या था? 2026 के पेपर में ये रहेगा। चाहे ना प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली, दोनों में से एक पाली में अवश्य रहेगा। तो याद रखिएगा एस रंग राजक थे। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिली थी? 2026 के लिए MVVI सवाल। तो याद रखिएगा लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 में मिली थी। ये सवाल देखिए 2026 के लिए लगा लीजिए VVI। मछली और गोश्त कौन खाते थे? MVVI 2026 के लिए। तो याद रखिएगा मछली और गोश्त पिताजी खाते थे। कौन खाते थे बाबू? तो पिताजी खाते थे। मछली लेकर कौन भागा? तो याद रखिएगा बाबू 2026 के लिए VVI मछली लेकर कौन भागा था। जब ये चैप्टर पढ़े होंगे तो संतु मछली लेकर भागा था। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? 2026 के लिए MVVI सवाल। तो ये इनको ये उपाधि किसने दिया था? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2026 के लिए मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, चाहे ना प्रथम हो चाहे द्वितीय पाली हो। आध्यात्मिक शिक्षा को गांधी जी की अभिप्राय क्या थी? तो याद रखिएगा गांधी जी मानते थे बुद्धिक का हो। गांधी जी आध्यात्मिक शिक्षा को मानते थे बौद्धिक की शिक्षा। अगला सवाल। महात्मा गांधी का पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा करमचंद गांधी। लगा लीजिए 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट VVI सवाल। सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु नानक थे। किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट VVI सवाल। तो याद रखिएगा राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है,
इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, 2026 के पेपर में अवश्य रहेगा। तो 41 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। आइए बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई सवाल। गुरु नानक साहब कहाँ अवस्थित है अभी? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान में। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किए हैं? तो याद रखिएगा, सिख धर्म के किए थे। कवि रस खान किस राजवंश के थे? तो याद रखिएगा, पठार राजवंश के थे। अगला सवाल देखिए, रचनाकाल रसखान के रचनाकाल के समय राजकाल था। जब रसखान थे उस घड़ी किसका राजकाल था? तो याद रखिएगा, जहांगीर थे, जहांगीर के था। घानानंद के वध किसने किया? घानानंद किस भाषा भाषा के क्या है? घानानंद क्वेश्चन थोड़ा डिफॉल्टिंग ला। घानानंद किस भाषा के थे? तो याद रखिएगा बाबू, घानानंद जो थे ब्रज भाषा के थे। घानानंद किसके द्वारा मारे गए? तो याद रखिएगा, नादिर सिंह के सेना द्वारा से का हुए? मारे गए। अगला सवाल, स्वदेशी पाठ में दोह का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल है। किससे लिया गया है? तो याद रखिएगा, प्रेम घन सरौनी से। नगर कहानी के कहानीकारक कौन है? तो याद रखिएगा, नगर कहानी के कहानीकारक है सुजाता। चलिए ये सवाल देखिए, यह बात अच्छा नहीं लगती कि माँ इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कह दिया था? तो याद रखिएगा, यह बात किसने कहे थे? तो कैलाश कहे था। यहाँ तक बाबू 50 ऑब्जेक्टिव का हुआ, समाप्त हुआ। यदि आप यहाँ तक आकर वीडियो देख लिए तो भाई आपका मैं गारंटी देता हूँ और आधा ऑब्जेक्टिव बाकी है। यदि आधा और ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, सही ढंग से याद कर लेते हैं, तो पेपर में जाइएगा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये सब 50 ऑब्जेक्टिव मैं पुराना पुराना था, अब आइए मैं नया नया ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट था, और भी नया नया ऑब्जेक्टिव लाया हूं। तो आइए बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूर्य का प्रति अर्थ है। तो याद रखिए, 2026 के लिए वीवीआई सवाल है। तो याद रखिएगा, अणु बम है, जब पढ़े होंगे ये चैप्टर। तो अगला, हिरोशिमा किस देश में है? 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो याद रखिएगा, हिरोशिमा आज जापान में है। कहाँ पर है भाई साहब? तो याद रखिएगा, हिरोशिमा जापान में है। आइए बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बाबू 53 नंबर क्वेश्चन, और वीडियो एक टक नहीं छोड़ना है, पूरा वीडियो को अब ध्यान से, क्योंकि अब नया नया ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया है। देखिए क्वेश्चन ही वीवीआई सवाल है, यज्ञ का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू, यज्ञ साहेब का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 में। अगला सवाल ये 2026 के पेपर में रहेगा, काहे ना प्रथम पाली हो चाहे द्वितीय पाली, दोनों में से किसी एक पाली में अवश्य छपेगा। हिरोशिमा कविता किस चित्रण को दर्शाता है? तो याद रखिएगा, हिरोशिमा आधुनिक सभ्यता, मानव को दुर्दशा को भविष्य को दर्शाता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्र किया गया है। किसे किया गया है बाबू? तो याद रखिएगा, यज्ञ जी को। दुर्दशा मानवी का चित्रण करने वाली कविता कौन है? 2026 के लिए वीवीआई सवाल। तो जब हिरोशिमा पढ़े होंगे तो उसमें मानव के दुर्दशा को दर्शाया होगा। अगला 2026 के लिए वीवीआई सवाल है, हमारी नींद में
हमारी नींद में नींद किसकी प्रतीत है? तो याद रखिएगा आलस के प्रतीत है। अगला सवाल 2026 के लिए वीवीआई सवाल, चौखट में क्या नहीं अटता है? तो याद रखिएगा चौखट में क नहीं अटता है। अनिमिका के पिता का नाम क्या था? अनिमिका के बाबू पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा सायानंद था। का नाम था? सायामानंद जी। अगला सवाल 2026 के पेपर में लगा लीजिए वीवीआई सवाल, लौट कर आऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कविता द्वारा परिभाषित की गई है? लौट कर आऊंगा ये किस कविता द्वारा परिभाषित किया गया है? तो याद रखिएगा बाबू ये किया गया है प्रयोग शुक्ल द्वारा। चलिए 61 नंबर सवाल देखिए, जीवनानंद दास की इस कविता के प्रबंध आलोचक द्वारा रविंद्र युग के श्रेष्ठ प्रेम कवि दी गई थी। तो याद रखिएगा बाबू इनको किसके दी गई थी? तो इसका याद रखिएगा वनमाल सेना के। अगला सवाल ये 2026 के अवश्य पेपर में रहेगा, इसे लगा लीजिए वीवीआई का, लगा लीजिए इस सवाल को वीवीआई, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? इस सवाल को रट जाइएगा। तो याद रखिएगा रेरन बनील का। मेरे बिना तुम प्रभु कविता के हिंदी में अनुवादन किसने किए थे? तो याद रखिएगा इनको हिंदी में अनुवाद किसने किए थे? तो धम्बीर भारतीय ने किए थे। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन है, रेलके की काव्य शैली कैसी है? रेलके जी जो है इनकी काव्य काव्य शैली कैसी है? तो याद रखिएगा इनकी साल काव्य शैली गीतावली है। अभिनयों में अभिनयो क्या है? तो याद रखिएगा इस सवाल को रट जाइएगा। तो अभिनयो एक प्रकार की ईसाई मठ है। लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिली थी? तो याद रखिएगा 1990 में मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब विनोद कुमार शुक्ल कौन पाठ रचे हैं? तो याद रखिएगा मछली रचे हैं। तो यहाँ तक बाबू आकर 66 तो ऑब्जेक्टिव का हुआ हम लोग का समाप्त हुआ। 66 तो ऑब्जेक्टिव में अभी तक आपको कितना ऑब्जेक्टिव याद है और अभी तक आपको कितना ऑब्जेक्टिव याद नहीं है? अभी तक जो जो ऑब्जेक्टिव नहीं है आज मौका है इसे याद कर लीजिए। तो चलिए आइए बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। सवाल देखिए 67 नंबर, मछली और गोश्त कौन खाते थे? तो याद रखिएगा पिताजी। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन का वर्णित किया गया है? बहुत डाउट वाला क्वेश्चन 2026 के भी आई। तो मछली को किस कहानी है? निम्न और मध्य वर्ग में मछली लेकर कौन भागा था? तो याद रखिएगा संतु भागा था। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। सॉरी कौन है बाबू? विनोद कुमार शुक्ल जी। सी ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अगला सवाल लगा लीजिए 2026 के पेपर में रहेगा, बिस्मिल्लाह खा के शहनाई के साथ मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो याद रखिएगा मुहर्रम। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो याद रखिएगा बाबू नौबत खाने में इबादत ये एक प्रकार की कौन सी विद्या है? तो व्यक्ति चित्र है। अगला सवाल 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। चलिए अगला सवाल देखिए, गुरु नानक किस धर्म से परिवर्तक थे? तो याद रखिएगा सिख धर्म के। 2026 के लिए लगा लीजिए वीवीआई सवाल, निम्न में कौन अंतः व्यंजक है?
अंतस व्यंजन कौन है? ये सवाल आएगा 2026 के पेपर में। तो अंतः बाबू व्यंजन याद रखिएगा, इनमें कौन है? ल। च का उच्चारण आसान क्या है? च का पूछेगा, चाहे छ के, चाहे ज के, चाहे झ के, चाहे य के, ये पांचों का उच्चारण आसान क्या है? तो आप कहिएगा क का पूरा, क ले लेकर घ तक जाता ना लिखाता है, इसका पूरा उच्चारण। इनमें से कोई भी अक्षर यदि पूछ देगा तो कंठ मारना है। और च ले लेकर य तक पूछ दिया है तो आप बोलिए च, छ, ज, झ, य। जब आप च का उच्चारण आसान कर रहे हैं तो आपका जीभ का में जाकर ठेक रही है तालू में, इसीलिए हो जाएगा तालू। 77 नंबर क्वेश्चन लगा लीजिए, 2026 के पेपर में पूछेगा। छ तरह गया कौन सा व्यंजन है? तो याद रखिएगा अंतः स्वर व्यंजन है। भ का उच्चारण स्थान क्या है? बाबू उच्चारण स्थान से 1 नंबर अवश्य रहेगा। तो याद रखिएगा भ का उच्चारण स्थान ओठ है। जब प फ ब भ बोल रहे हैं तो आपका ओठ काम कर रहा है, इसीलिए ओठ हो जाएगा। ये सवाल लगा लीजिए, वीवीआई सवाल। एक ध्वनि जब व्यंजन से युक्त हो जाए तब वह कहलाती है, आखिर वह कौन सी कहलाती है ध्वनि जब व्यंजन से युक्त होती है? तो याद रखिएगा सांप्रदायिक व्यंजन कहलाता है। अगला सवाल देखिए, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनता है और जिनको खंडित साथी होता है, क्या कहलाता है? तो जो दो शब्द से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ये सवाल लगा लीजिए, पेपर में रहेगा 81 नंबर। गिरोही शब्द में कौन सा संज्ञा है? जब गिरोही कह रहे हैं तो बाबू एगो समूह का बोध हो रहा है, इसीलिए हो जाएगा समूहवाचक। अब पूछ देगा तेल कौन है तो आप जानते हैं द्रववाचक। आप पूछ देगा भाव, जिसमें भाव का हो उसे भाववाचक कहते हैं। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोगों ने चोरों को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो याद रखिएगा बाबू, लोगों ने चोरों को मारा किस कारक है? तो कर्म कारक का उदाहरण है। यहाँ तक आकर 82 ठो ऑब्जेक्टिव का हुआ बाबू, समाप्त हुआ। यदि यहाँ तक आकर आप वीडियो देख लिए तो समझिए आपका पूर्ण तैयारी हो गया है। बशर्ते जाते समय एक बार इस वीडियो को क्या करिएगा, दोगुना स्पीड पर अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन देखिए, परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा? याद रखिएगा बाबू, विशेषण आपसे पूछेगा। परिवार शब्द का विशेषण होगा, याद रखिए, पारिवारिक। अगला, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? जो शब्द सर्वनाम को संज्ञा या विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बाबू, उसे हम लोग कौन चीज कहते हैं? तो याद रखिएगा विशेषण कहते हैं। झोला शब्द में कौन प्रत्यय आ रहा है? लास्ट में बोलिएगा तो आ रहा है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झोला। जहां दोनों पद प्रधान हो समास है, जहां दोनों पद प्रधान होता है वो द्वंद्व समास होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा बाबू, जब चौराहा बोल रहे हैं तो अक्षर चार गो रोड वाला को क्या कहते हैं? चौरा। जहां पर संख्या का बोध हो उसे हम लोग द्विंद समास कहते हैं। अगला, अकल पर पत्थर पर ना मुहावरा का अर्थ क्या है? मुहावरा भी आपसे पेपर में पूछेगा। अकल पे पत्थर पर ना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, इसका मुहावरा का अर्थ हो जाना बुद्धि भ्रष्ट होना। अकल पे पत्थर पड़ना, इस मुहावरा का इनका अर्थ हो जाएगा, अरे भाई बुद्धि भ्रष्ट होगा ना।
अगला खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय है। देखिए बाबू, खिलाड़ी राष्ट्र में बोलने पर क्या रहा है, आड़ी, तो इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खिलाड़ी। अगला नि शब्द का यौगिक उपसर्ग है तो निह, तो देखिए इसमें शुरू वाला निह लगा है, इसीलिए इनका नि हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, तो परा प्लस जय दो गो शब्द से मिलकर बन रहा है परा। जब पराजय के आप संधि विच्छेद करिएगा तो देखिए परा हो जाएगा उपसर्ग और जो लास्ट में आता है हो जाएगा प्रत्यय। तो जो शुरू में आता है उसे कहते हैं उपसर्ग और जो लास्ट में जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। चलिए अगला, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप का होगा, तो श्रीमती होगा। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप का होगा, श्रीमती। वाली अमालकर कितने नंबर कमरे में जाना चाहती थी, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बाबू, जो वाली 48 नंबर। गोपाल दास नगर द्वारा संपादित एवं अनुवादित कहानी कौन है, तो याद रखिएगा माँ। कौन सी है बाबू, माँ। यहाँ तक आकर बाबू 95 ठो ऑब्जेक्टिव आपका का हो गया, समाप्त हो गया। अवश्य अब कमेंट में हमें बताइएगा आपका 95 में कितना ऑब्जेक्टिव याद था। और जब पेपर देकर आइएगा तो अवश्य बताइएगा आपका हिंदी के पेपर कैसा गया। चलिए तब तक ले मिलेंगे अब अगला वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहे मुस्कुराते रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगा है, अब आप लोग को मैं बार बार नहीं कहूँगा बाबू शेयर करें। आज ही हिंदी का लास्ट पेपर है और 5 से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उसके बाद आप चल जाएंगे, मैं यहीं रह जाऊंगा। तो और आपके 5 दिन मौका है हमारी वीडियो को शेयर करने का, मन है तो शेयर करिए ना तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन अवश्य कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए कमेंट करिए। मिलेंगे कौन नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहे मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।